फ्रॉग यूजुअली लिव इन द पॉन्ड। अब जो है फ्रॉग है वो तालाबों में आराम से रहता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एंड एज वेल एज मूव ऑन लैंड। ये दोनों जगह पे आसानी से रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम द लीपिंग एंड कैचिंग प्रे। और उनके जो लेग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं जो पकड़ने में उसको प्रे को आसानी से करते हैं। दे हैव वेब फीट एंड विच हेल्प देम स्विम इन द वाटर। उनके जो फीट हैं वो भी अच्छे रहते हैं जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं पानी में। We have only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. You may have also noticed that the very wide variety in the plants around you when you prepared a herbarium as part of suggested activities chapter 7. Even the kind of variety you could herbarium of leaves of plant or region earth. तो आपने जो एक्टिविटी की थी उसमें भी आप बात कर सकते हैं अलग अलग सर्वाइव कैसे करते हैं। जलीय आवास में हम बात करते हैं समुद्र में। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिसमें वह जल में सुगमता में चल सकते हैं। स्क्वैड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है नहीं होता है। ऑक्टोपस का शरीर तो ऐसे अलग फैला हुआ रहता है। आप इमेज में देख रहे हैं, अभी वीडियोस में आप देख सकते हैं आगे। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में रहते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। शरीर में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं और सांस लेने के लिए इसमें गिल्स होते हैं जो उनको सर्वाइव में मदद करता है। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होता है। इनकी गिल्स की जगह क्या होते हैं, ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकार श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। कुछ आपने सभी दूरदर्शनों में भी आप ये व्हेल वगैरह को या डॉल्फिन को देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तालाब और झील के बारे में। क्या आपने तालाब और झील नदियों नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण कर जाइए। वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं, क्या आप देख सकते हैं कैसे पानी में पौधा सरवाइव कर रहा है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थित रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी में से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं उनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना रहता है। मतलब जो मेन जो जड़ें हो गई इनका काम रहता है जिससे वो पानी यहाँ पे भरा हुआ है जिससे वो पौधा यहाँ पे सीधा खड़ा रहे और टूटे ना। इस कारण से उनका मेन काम जड़ से उन मिट्टी को पकड़े रहती हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियां फूल और जल सतह पर पॉलन करते रहते हैं। यहाँ पे मतलब तैरते रहते हैं। जो फल हो उसके फूल हो गए और पत्तियां हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं और कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं जिसमें जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती है। और मेंढक की यदि हम बात करें,
मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल और स्थलीय दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चात लंबे और मजबूत होते हैं, मतलब जो पैर हैं उसके पीछे वाले, जो पीछे से भी आसानी से पकड़ सकता है, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चात में जाल युक्त पदांगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। उसके जो पैर ऐसे बने रहते हैं, यहाँ पर अच्छे से ग्रिप होती हैं जिससे वो तैर सकता है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, और इसमें हमने और भी जो ऐसे कुछ कुछ जानवरों के बारे में बस बात किया है, और जब हम आगे क्लास में जाएंगे तब और उनकी अच्छे से जो पूरे उनकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे।